अगर हम इसके लिए टेंशन में रहते कि मेरे को नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे को ग्रेड कार्ड ख़राब हो रहा है, घर में डांट पड़ रही है, सब लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बेकार लड़का है, इसका कुछ नहीं होने वाला है, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये मान के चलो कंपटीशन क्या है। अरे इतने लाख बच्चे बैठते हैं परीक्षा के अंदर में और कुछ 8-10 हज़ार IITs के अंदर में सेलेक्ट होते हैं, तो क्या वो सारे के सारे जो बाकी के हैं वो क्या भीख मांगने वाले? हर साल अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं मान लो और 10,000 सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो 9,90,000 स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या भीख मांगने वाले? अरे जिंदगी चलेगी भाई। आप जैसे जब पढ़ते थे तो आप रेफर किन चीज़ों को करते थे? मीन्स आप स्टडी कर रहे हैं तो खुद से उसको स्टडी में हम कैसे आप करते थे? रूटीन आपका क्या रहा था स्टडी टाइम पर? कुछ खास नहीं। अर्ली में जाएं, अगर हम हाई स्कूल के पहले तक का जाएं तो जैसे हमने बताया, जो क्लास में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके बाद घर में आके पढ़ना नहीं है। इंटरेस्ट पे ध्यान था कि मेरा इंटरेस्ट इस एक्सपेरिमेंट में या इसको समझने में, इस टॉपिक। हाँ, जो समझाया वो कुछ भी नया सीखने में हमेशा मुझे अच्छा लगा, आज भी लगता है। आज भी कुछ नया सीखने में ही अच्छा लगता है मुझे। अभी आए थे थोड़ी देर पहले झांसी से लोग, मुझे इनविटेशन दे करके गए हैं, मैं जाऊंगा 9 तारीख को। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ठीक है मैं सेशंस दे दूंगा, जो आप कह रहे हो लेक्चर दे दो, टॉक दे दो, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर लो, वो कर लूँगा, लेकिन मैं अगर झांसी जा रहा हूँ तो आप ये बताओ कि मैं क्या नई चीज़ वहाँ से सीख करके वापस कानपुर आऊँगा। आप मुझे ऐसी जगह लेके जाओ, ऐसी चीज़ें हमें दिखाओ, ऐसी चीज़ें हमें बताओ जो कि हमने किताबों में नहीं पढ़ी हुई है, और नेट के ऊपर झांसी के बारे में जो मालूम है उससे अलग मैं क्या नया सीख करके आऊँगा, ये बताओ मुझे। तो कुछ भी नया सीखना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता रहा और आज भी अच्छा लगता है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन परीक्षा के लिए अगर आप सोचते हो कि परीक्षा में मैंने कैसे अच्छा किया, BSc ऑनर्स में मैंने क्यों यूनिवर्सिटी में तीसरा स्थान प्राप्त किया, IIT कानपुर में MSc के समय में अपने क्लास में मैंने कैसे टॉप किया, ये सब अगर आप पूछ रहे हैं तो उस समय में वो दूसरा एस्पेक्ट भी आता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है हम वही करेंगे। ये नहीं, परिस्थितियाँ क्या है उसके अनुसार हम क्या प्लान बना सकते, उस प्लान को क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि हमारी ये नैरो लेन है कि बस इसी में मेरे को जाना है, उसके आगे हमें जाना ही नहीं है कहीं पे, ऐसा। तो वो भी सीखा हमने, वो भी सीखा। तो फिर परीक्षा के लिए भी तैयारी करना सीखा। जो सीखना है, विषय को सीखना है, उसमें कोई समझौता नहीं है। विषय को बिना सीखे हुए याद नहीं करना है, बिना सीखे हुए उसको लिख करके और क्रैम करके और केवल परीक्षा में लिखना है ना। जो सीखना, लर्निंग कंपोनेंट है विषय का, वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है कि हमें वो विषय एकदम बढ़िया से अंदर से आना चाहिए और हम किसी दूसरे को पढ़ा सकें। ये एक टेस्ट है। अगर आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो और वो दूसरा बंदा आपसे सवाल पूछेगा उसके ऊपर तो अगर आप दूसरे को पढ़ा सकते हो तो इसका मतलब है कि आपने ठीक ठीक पढ़ लिया, उस स्तर तक जाना। लेकिन परीक्षा के लिए, परीक्षा में अच्छे ग्रेड कार्ड लाना है, ये अगर हमने बनाया लक्ष्य, हाँ हमें परीक्षा में नंबर लेके आना है, तो उसके लिए हमें पसंद हो या नहीं पसंद हो, लेकिन मुझको तैयारी करना है, मुझको 25 और नए सवाल बनाने हैं, पुराने पेपर्स देखने हैं, जो प्रश्न के उत्तर हैं उनको 3 बार 4 बार 8 बार उसका रिवीजन करना है, जो भी करना है करेंगे, लेकिन अच्छा ग्रेड कार्ड हम ले करके आएंगे। अभी क्या हो रहा है ना सामान्यतः कि सारा ये जो लर्निंग कंपोनेंट मैंने पहले आपको बताया कि वो मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम लर्न कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हम दूसरे को समझा भी सकते हैं, वो तो चला गया है पीछे। और एग्ज़ाम में कैसे पास करेंगे, एग्ज़ाम में कैसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, वो आ गया है सामने। वो सामने इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ गया है, बहुत कठिनाई होने वाली है। अब बिना सीखे हुए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए आप बनाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और उसके बाद आप परीक्षा पास कर जाओगे फिर भी पछताओगे। क्योंकि परीक्षा पास करके जब आप बड़े इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लोगे, कंपटीशन में आपने पास कर लिया, ऑल इंडिया रैंक बढ़िया है, तो आपने बड़े से बढ़िया से इंस्टीट्यूशन में आप पहुंच गए, IIT कानपुर में पहुंच गए, IIT बॉम्बे में पहुंच गए। लेकिन वहाँ की जो चुनौतियाँ आने वाली हैं वो तो बहुत परेशान करने वाली हैं।
वो बहुत परेशान करने वाली है, तो आप कंपटीशन पास करके भी पछताओगे। तो अभी यही हो रहा है, एक तो इतनी मेहनत करना पड़ रहा है कंपटीशन पास करने के लिए, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल कठिनाई हो रही है, हेल्थ ख़राब हो रही है। और उसके बाद जब पास कर भी जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स भी मिल जा रहे हैं, तो फिर से वही दुख का जो चक्र है वो सिर के ऊपर सवार हो जाता है कि अब वहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो समझ नहीं आ रही है, और वहाँ तो बड़े तेज़ी से पढ़ाई होती है, धीरे धीरे होती नहीं है। तो उसके साथ में रहना और समझना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। तो वो लर्निंग का जो एस्पेक्ट है ना, कि हम विषय को पढ़ रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, भूल जाओ कि एग्जामिनेशन भी देना है, हम विषय को पढ़ रहे हैं, हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, हम सब्जेक्ट को लर्न कर रहे हैं, हम नई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ हम नया डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं, हम कुछ गणित करना सीख रहे हैं, कुछ हम केमिस्ट्री करना सीख रहे हैं। वो सीखने का कंपोनेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तब उसके बाद कंपटीशन के लिए जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो भी है, जब हाथ में लिया है तो जो भी काम हाथ में हम लें उसको पूरी तन्मयता के साथ, पूरे योजना के अनुसार, अच्छे से अच्छे ढंग से अपना पूरा देते हुए हमें करना है। उसके लिए जितनी मेहनत करना है करना है, तो वो उसके लिए भी फिर हम लगेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अगर बना कि हमने अच्छी तरह से अपना सब्जेक्ट समझा है और दूसरे को हम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनको ना आए तो हम बताएंगे कि क्या थियोरी इसके अंदर में होनी है। और उसके बाद फिर परीक्षा के हिसाब से कौन से पेपर सॉल्व करने हैं, पिछले साल क्या आया था, उनको हम उठा करके देखें कि उस परीक्षा के स्टैंडर्ड क्या हैं, तो वो करना। तो ऐसा करके दोनों का मिला के जब प्लान करेंगे तो फिर आप अच्छा करेंगे। देखो भाई बच्चों, सीक्वेंस पता चल गया। सीक्वेंस ये आपने पहले भी बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन सर जो आपको समझा रहे हैं वो आपको स्टेप ज़रूर फॉलो करने चाहिए। एंड सर एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि स्टडीज़ को या फिर एक्सपेरिमेंट या लर्निंग को हम कह सकते हैं, एक कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ सर ने उसको फॉलो किया है। तो सर ये जो डेडिकेशन है, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं, पता है कि लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। आज पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, कल हम डिस्ट्रैक्ट हो गए इसी टॉपिक से, नहीं बता पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो सर ये जो एकाग्रता हम कहते हैं, तो वो हम लर्निंग पे कैसे बच्चों को और बता सकते हैं? आप लेके आइए, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा आप हटिए। देखो, जिस चीज़ में अपने को आनंद मिलता है ना, हम उसी में रहते हैं, और जिसमें हमें आनंद नहीं मिलता है उसमें हम रह नहीं पाते हैं। तो अगर लोग कहते हैं ध्यान करो, अब मैं तो ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मुझे ध्यान करने में आनंद नहीं मिलता है। मैं सोचूं कि नहीं मुझे और कुछ नहीं सोचना है, वो बस ध्यान करना है, किसी एक चीज़ पर फोकस करना है, वो भी मन में सोच करके कि हाँ मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, इसी को सोचना है, इसी को सोचना है, तो मैं तो 1 मिनट भी ध्यान नहीं कर सकता हूँ, आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन वही अगर एक मनपसंद मूवी चल रही हो 2.5 घंटे की, तो पूरे 2.5 घंटे में बहुत प्यार से उस मूवी को देख सकता हूँ। हाँ, उस समय मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, 2.5 घंटे में मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है, मैं चैन से देखूंगा। बल्कि कोई कुछ डिस्ट्रैक्शन कराएगा तो मैं क्या, छोड़ो यार बाद में देखेंगे, पहले ये देखने दो मेरे को। तो जिसमें आपको आनंद मिलता है आप वही काम करते हो। और अगर ज़बरदस्ती वो करना पड़ जाए जिसमें आनंद नहीं मिल रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे। जब बार बार आपको अपने को खींच करके उसमें वापस लाना पड़ेगा, फिर आप भाग जाओगे, फिर आपका ध्यान कहीं और जाएगा, तो बड़ी कठिनाइयों से उसमें आप आगे बढ़ोगे। तो ये सीखने का जो आनंद है ना, मुख्य बात ये है, हमारे शिक्षक हैं, हमारे जो भी पढ़ाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी टाइम टेबल बनता है, तो अगर ये सारा जो सिस्टम है एजुकेशन का हमारा, वो और प्लस स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, वो इस बात को प्रमुखता से लाए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अपना सब्जेक्ट पढ़ने के लिए प्रेरित करे। अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में मेरे को आनंद का अनुभव आए, हमें खुशी हो, हम उसके लिए लालायित हों, हमें अच्छा लगे, ये ज़रूरी है।
और ये नहीं जब होगा तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और डिस्ट्रैक्शन हटाने का और कोई उपाय नहीं है। और खुशियाँ बहुत हैं, अपने सब्जेक्ट में खुशियाँ बहुत है। मैं तो फिज़िक्स में हूँ, मेरे को तो हर चीज़ देख करके खुशी होती है क्योंकि मुझे दिखता है वहाँ पर कि अच्छा यहाँ पे ये वाला थ्योरम जो हम वो पढ़ते हैं वो वाला थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आप लाइव को एकदम जी रहे हैं फिजिक्स को। तो इसलिए वो तो ऐसा है, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन तो होगा, बहुत नेचुरल है। प्लस यंग एज के अंदर में तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, तो होना बहुत लर्निंग का ये सिलसिला सर आपका शुरू कब हुआ है ये? नहीं, लर्निंग का जब आपको लगा कि अब मैं लर्निंग स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ में मैं फिजिक्स देखता हूँ, हर चीज़ में मैं इसको समझ रहा हूँ, तो ये आपका कब से शुरू हुआ? ये नहीं, देखो इसमें शायद स्कूल में जो मेरे ख़राब ग्रेड कार्ड्स आते थे ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, कैसे सर? हाँ खराब grades का? हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें, इसलिए कि वो 3-4 साल जो मेरे गुजरे हैं क्लास 7, 9, 8 वगैरह के, उस समय में हमने मेरे को ये ट्रेनिंग मिली कि परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं होता है, सीखना है। हमने कुछ पढ़ा, अच्छा लगा तो पढ़ लिया, नहीं अच्छा लगा कोई टॉपिक तो उसको भूल भी गए, छोड़ भी दिया, पहले दिन भी नहीं पढ़ा उसको। ओके, और जो अच्छा लग गया उसको हमने पढ़ लिया, समझ लिया अच्छी तरीके से, हम आनंद उठाया हमने। अगर हम इसके लिए टेंशन में रहते कि मेरे को नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे को ग्रेड कार्ड ख़राब हो रहा है, घर में डांट पड़ रही है, सब लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बेकार लड़का है, इसका कुछ नहीं होने वाला है, ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा वगैरह वगैरह वगैरह, अगर वो टेंशन्स मेरे पास में रहते साथ में, तो मान लो 10 चीज़ पढ़ाई हो रही है, उसमें से 2 ही में मेरे को अच्छा लग रहा है, 8 चीज़ें मुझे नहीं समझ आई या नहीं पसंद आई, ठीक है, वो 2 का भी मैं आनंद नहीं ले सकता हूँ, वो 2 का। लेकिन मेरे यहाँ क्या हो गया कि चूँकि ख़राब ग्रेड कार्ड आ रहा है तो आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुतों का ख़राब ग्रेड कार्ड आता है वो लोग भी तो ज़िंदगी जीते ही हैं तो इस कारण से ये जो सीखने में आनंद की अनुभूति है वो मेरी लॉस्ट नहीं हुई। और अगर स्ट्रेस में रहते हम, अगर स्ट्रेस में परीक्षा में क्या होगा इसका अगर मेरे को बहुत फिक्र रहती, तो फिर हमको ये सीखने में आनंद की अनुभूति कभी नहीं होती। और जो लोग वो एकदम से शुरू से नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर वो कोचिंग कराओ, ट्यूशन कराओ, इसके यहाँ भेजो, उसके यहाँ भेजो, 25 जगह से उसको लोग समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, वो सब मिला जुला करके वो परीक्षा में थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता होगा, एक्सेल तो फिर भी नहीं करेगा एक्सेल तो फिर भी नहीं करेगा, लेकिन उसका अपना जो नेचुरल स्ट्रेंथ है ना सीखने का, वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये मान के चलो कंपटीशन क्या है, अरे इतने लाख बच्चे बैठते हैं परीक्षा के अंदर में और कुछ 8-10 हज़ार IITs के अंदर में सेलेक्ट होते हैं, तो क्या वो सारे के सारे जो बाकी के हैं वो क्या भीख मांगने वाले? हर साल अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं मान लो और 10,000 सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो 9,90,000 स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या भीख मांगने वाले? अरे ज़िंदगी चलेगी भाई, ज़िंदगी फिर भी चलेगी, जेई में नहीं जाओगे, पास नहीं करोगे, नीट में पास नहीं करोगे, तब भी ज़िंदगी चलेगी, खूब चलेगी, बढ़िया चलेगी। आज आप देखो बड़े बड़े जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इसरो है, BRC है, IPR है, उनका आप रोल उठा करके देखो, उसके अंदर जो लोग आज देश को इतना गौरवान्वित कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसका आप रोल उठा करके देखो, आपको पता चलेगा कि हार्डली 2-4-5% उसमें IIT के सिस्टम से आए और बाकी सब किसी कॉलेज अपने लोकल कॉलेजेस से आए, नॉर्मल कॉलेजेस से। हाँ नॉर्मल कॉलेजेस से आए हैं, कुछ नहीं होता क्योंकि उन्होंने लर्निंग में ध्यान दिया। हाँ, नहीं चाहिए हुआ तो नहीं हुआ कोई तब भी ज़िंदगी अच्छी चलती है, आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओ, स्ट्रेस फ्री। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। लेकिन याद रखना स्ट्रेस फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने जेई का फॉर्म भरा है, यस ये भी एक ज़िंदगी का प्रिंसिपल है, जो काम हमने हाथ में ले लिया उसको हम पूरी शिद्दत के साथ उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो जेई का फॉर्म मैंने भर दिया है तो इसका मतलब है यस मैंने ये दायित्व ले लिया है, मेरा अब ये कर्तव्य हो गया कि मैं अच्छे नंबर ले करके आऊँ। तो मेहनत पूरी करना है और उसके पीछे लग करके काम करना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का
तो ऐसा अगर बचपन से ये चले ना साथ में, मैं इसीलिए कह रहा था कि ख़राब ग्रेड कार्ड ने मुझे बचा लिया। हमें सीखने का जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था मेरा कि मुझे सीखने में मज़ा आता, और आज भी आता है, आज भी नई चीज़ सीखने में बहुत आनंद आता है। उस समय में अगर हमने अच्छे ग्रेड कार्ड के चक्कर में और वो रेजिमेंटेड ट्यूशन्स और ये सब शुरू कर दिए होते तो फिर हम ख़त्म हो गए होते। सर, ये जैसे आप बता रहे हैं, तो आजकल के तो बच्चों को अगर नहीं मार्क्स अच्छे आते हैं या फिर नहीं अच्छा कोप अप कर पाते हैं, अगर मान लीजिए उनकी फैमिली में किसी ने, ब्रदर या सिस्टर या कजन्स ने बहुत अच्छे से कहीं से पास आउट हुए हैं या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और वो नहीं बच्चा ले पा रहा है, तो वो बच्चा डीमोटिवेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा उसका ग्राफ गिरने लगता है। हाँ, बिल्कुल। सो उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? वो बच्चा भी अच्छा कर सकता है, वो भरोसा उस तक कैसे पहुँचेगा? अब जैसे आपके अंदर था कि सर कि मैं इसको और ग्राफ अपने लेवल पे अच्छा ले जाऊंगा, भले मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये आपकी वहाँ पे चेंजिंग मोमेंट रही। ऐसे सारे बच्चे नहीं ये मोटिवेशन अपने अंदर ला पाते हैं सर। तो हाँ, वो तो देखो एक वो सोशल प्रॉब्लम है ना। और क्या हो गया है, पहले क्या है, पहले के समय में और अभी के समय में ये फ़र्क आया है कि पहले सुरक्षा के प्रति, मतलब इकोनॉमिक सुरक्षा के प्रति लोगों को उतनी चिंता नहीं थी, है ना। हर किसी को मालूम था कि हाँ कुछ ना कुछ कर ही लेगा ज़िंदगी के अंदर में। अभी जो पेरेंट्स हैं उनको सुरक्षा के प्रति, अपने बच्चों की सुरक्षा, इकोनॉमिक सुरक्षा के प्रति बहुत आशंकित रहते हैं। वो उनको लगता है कि नहीं, अब तो ज़माना बदल गया है, कंपटीशन का युग आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत अच्छा जब तक नहीं करेगा तब तक इसकी ज़िंदगी बढ़िया नहीं चलेगी। तो वो इनसिक्योरिटी जो है ना, वो इनसिक्योरिटी पेरेंट्स के अंदर में बहुत आ गई है। तो इसलिए वो अपने बच्चों को उसको गलत लाइन के ऊपर ठेल देते हैं। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है, इसमें स्टूडेंट कुछ बहुत कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने तमाम संदेशों के द्वारा पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये ज़रूर बताते रहते हैं, बताने की कोशिश करते रहते हैं कि नहीं, ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीज़ होगा तभी हम अच्छा करेंगे, ये चीज़ नहीं होगी तो हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। और किसी टेस्ट के अंदर में अगर हमने अच्छा नहीं किया है तो हम कोई कम है किसी दूसरे से, वैसे नहीं है। अपनी इतने डाइवर्स टाइप का है ना, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है ये ज़िंदगी जो है, वो सिंपल अलजेब्राइक सीधा सीधा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये बहुत नॉन लीनियर है और बहुत पैरामीटर्स का फंक्शन है। ये किसी एक पैरामीटर का फंक्शन है नहीं, है बहुत सारे पैरामीटर्स का फंक्शन है। तो इस कारण से अपने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, कुछ भी कर लो, अच्छा करो, ख़राब करो, इस इंस्टीट्यूशन में जाओ, उस इंस्टीट्यूशन में जाओ, अंत में मेरी अपनी क्षमता क्या है, हमने स्कूल में क्या सीखा है, कॉलेज में क्या सीखा है, वो नहीं मैटर करता है, वो नहीं मैटर करता है। मेरी अपनी क्या क्षमता है नई चीज़ करने की, नई चीज़ सीखने की, नया सोचने की। अगर हम नया नहीं सोच सकते हैं, और नया सोचना कोई 1-2 साल की बात नहीं होती है, नया सोचना एक लंबे समय का संस्कार होता है। अगर हम कुछ नया नहीं सोच सकेंगे ना, तो किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, मान लो हमने IIT भी अच्छे से पास कर लिया, कंपटीशन है नहीं, वहाँ तक बीटेक भी अच्छा कर लिया, वहाँ भी अच्छे ग्रेड कार्ड लेके आ गए। अब हम चले गए किसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में, वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज प्रोफेशन। मेरा हो गया कि हाँ हम इंजीनियर हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हम रिसर्चर हो गए, कुछ अच्छी जगह हमने पकड़ ली। अब ये जो पढ़ा था IITs में, ICERs में और एम्स में, वो नहीं काम आने वाला है वहाँ पे, कि वो जो एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह हल करके और अच्छे इम्तहान में नंबर आप लाए होंगे, IIT से आपने बढ़िया सा एक सब में A B B करके आप निकले होंगे, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे ना, तो वहाँ पे अगर आपको अलग करना है, कुछ वहाँ चमकना है, वहाँ भी आपको अपना योगदान देना है, कंट्रीब्यूशन देना है, और आपका रिकॉग्निशन उससे होगा। किसी भी एस्टेब्लिश के अंदर में मान लो 1000 लोग एम्प्लॉयड हैं,
तो उस 1000 में आप जस्ट एक बन के रहोगे या नहीं, आप कुछ और हो, आप में कुछ अलग चीज़ है, तो फिर आपका जल्दी जल्दी ही आप सीढ़ियाँ आगे बढ़ोगे। क्राउड से कुछ अलग। तो प्रोफेशन में जाने के बाद भी, और प्रोफेशन जाने के बाद तो बहुत लंबा समय है ना, ये तो 5-7 साल का टाइम का पीरियड है। जो पढ़ाई वढ़ाई हो रही है वो तो 5 साल 7 साल 8 साल का ही पीरियड है ना। आप मेडिकल भी कर रहे हो तो भी एमडी करने में क्या 7-8 साल में कर लोगे, इंजीनियरिंग कर दोगे तो 4 ही साल में। ये तो छोटा सा पीरियड है, उसके बाद तो आगे 30 साल 35 साल 40 साल काम करना है। तो उसमें तो आप तभी एक्सेलेंट कर सकते हैं जब आप में कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की, और जो है उसको अच्छी तरह समझने की, जो सिचुएशन है उसको खूब अच्छी तरह से आप जब समझोगे तभी उसमें से कुछ नए सॉल्यूशंस लेके आओगे। तो जो है उसको अच्छी तरह से समझना, कॉम्प्रिहेंड करना चीज़ों को, वो और उसके बाद फिर खुद से अपना सॉल्यूशंस ढूंढना, खुद से अपनी उसमें से नई चीज़ें निकालना, इनका अभ्यास नहीं करके अगर हम रखेंगे तो हम प्रोफेशंस में भी एवरेज रह जाएंगे, वहाँ पर भी हम ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो इम्तहान पास करना कोई खास ज़्यादा महत्व नहीं रखता। लाइफ रिसर्च में भी एक सब्जेक्ट सर होना चाहिए। लाइफ रिसर्च। सर एक बात और बताइए, जैसे आप बिहार में जब थे पटना साइंस कॉलेज में, और फिर आप जब आईआईटी कानपुर में आप आए, यहाँ पे आपने एमएस किया, पीएचडी किया, तो दोनों कॉलेजेस में आपके कैसे मैंने तो दोनों को बहुत एंजॉय किया। पटना साइंस कॉलेज में जिस समय में था वो बहुत गोल्डन पीरियड था मेरा, गोल्डन पीरियड था। बीएससी ऑनर्स करने के समय में खूब पढ़ाई की, मैंने खूब पढ़ाई की, बहुत मज़ेदार पढ़ाई की। और इसलिए भी वो गोल्डन पीरियड मेरा रहा क्योंकि 2 साल का सिलेबस 4 साल में वहाँ पे ख़त्म हुआ। वो समय था 1973, 74, 75। वो तो बिहार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन उस समय खड़ा हुआ था जिसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहते हैं, और पूरा बिहार उससे उद्वेलित था, और पूरा बिहार के छात्र संगठनों ने ही वो आंदोलन खड़ा किया था, और पूरे बिहार में बहुत बड़े स्केल के ऊपर वो आंदोलन चला और कई साल तक चला। तो उसके कारण से क्लासेस बहुत डिस्टर्ब रहे, फिर परीक्षाएं नहीं हो पाई, टलती गई, और जो 1973 में मेरा रिज़ल्ट होना चाहिए था वो रिज़ल्ट 1975 में हुआ। तो इससे हमें कोई डिमोटिवेशन नहीं हुआ, इससे हमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, बल्कि इससे हमें बहुत आनंद हुआ, इसलिए कि हमें खूब मौका मिला पढ़ने का। परीक्षा ही नहीं है आगे, परीक्षा नहीं है तो पढ़, हाँ, तो वो 2 साल तो अपने को फ्री में मिल गए ना पढ़ने के लिए। कोरोना की वजह से सर जैसे थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ बच्चे भी डिमोटिवेट होते चले जा रहे हैं। तो हमने तो वहाँ पे इतना सीखा, इतना, जो परीक्षा के लिए तैयारी करना नहीं है वो तो कर ली परीक्षा। 1973 में आप ले लो परीक्षा, तो ले लेते तो हम कर लेते उसके लिए, तो वो तो सारी तैयारी हो गई। अब जो नई परीक्षा हो रही है, घर में बैठे हैं 2 साल तक, क्या करना है उसके अंदर में, तो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परीक्षा का दिमाग के अंदर में रखे हुए पढ़ाई करना है। तो खूब सारा हम ज़्यादा कर नई किताबें खरीद करके लाते थे, और बुक स्टॉल्स के ऊपर घंटों किताब ढूंढते रहते थे अपने विषय की, और फिर कोई अच्छी मिल गई तो उसको लेकर के आया, पढ़ा लिखा, ऐसा किया वैसा किया। इंटरनेट तो होता नहीं था, तो उसके कारण से मेरा बीएससी का बेस इतना मजबूत बना कि आईआईटी कानपुर में आने के बाद, एमएससी में आने के बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। हमारे क्लास के अंदर में अपनी यूनिवर्सिटी के 6 टॉपर्स थे, हाँ, और मेरी तो सबसे बड़ी समस्या थी कि बिहार से पटना से आने के कारण से, और वहाँ पे कभी अंग्रेज़ी का एक्सपोजर नहीं मिलने के कारण से, मुझे तो अंग्रेज़ी कुछ समझ में ही नहीं आती थी। लोग पढ़ाते थे प्रोफेसर, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो उस कमी के बावजूद बीएससी में मेरा फिज़िक्स इतना मजबूत था कि यहाँ की एमएससी में मेरे को कोई कठिनाई नहीं हुई, और क्लास में टॉप करना मेरे लिए बहुत आसान रहा। तो कठिनाइयाँ आए, लगे कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं हो गया,
कुछ नहीं हो गया, वो तो और भी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देता है कुछ नया सोचने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। चला, तो ये मेरा आईआईटी कानपुर और पटना साइंस कॉलेज का कंपैरिजन है स्टूडेंट के नाते। और शिक्षक के नाते भी मैंने वहाँ 15 साल पढ़ाया और यहाँ पे 23 साल पढ़ाया आईआईटी कानपुर में, उसका भी कंपैरिजन है। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वहीं लिखी गई पटना साइंस कॉलेज, सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी। तो पटना साइंस कॉलेज में भी हमने खूब इस्तेमाल किया अपने को, वो आईआईटी कानपुर में भी हमने खूब इस्तेमाल किया अपने को, खूब सारा रिसर्च किया, खूब सारे पीएचडीज हैं, खूब सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो जो भी कुछ है वो जो भी कुछ है नहीं, उतना नहीं है 140 के आसपास का नंबर है, बट वट एवर तो जो भी कुछ है, तो यहाँ भी कुछ बहुत नया सीखने के मेरे को मिला। और पटना यूनिवर्सिटी में है कि वहाँ पे आप पर दबाव नहीं रहता है कुछ चीज़ का, आप जाके क्लास में पढ़ा दो 4 घंटे अगर रोज़, जितने दिन खुला हो, है ना, कुछ 150 दिन खुलता है पूरे साल में, 3 घंटे 4 घंटे वहाँ आपको पढ़ा दो, तो बस आप बहुत बहुत ईमानदार, बहुत डेडिकेटेड, बहुत कमिटेड टीचर हो। उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कुछ नहीं मांगती। आईआईटी कानपुर में तो उल्टा है, यहाँ तो वो रिसर्च है, लैब को मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारा कुछ है, टीचिंग में भी काफ़ी समय जाता है। तो दोनों का अपने अपने अलग अलग किस्म की लाइफ स्टाइल है, बट मैंने दोनों को एंजॉय किया। बेटर क्या लगा था? नहीं, बेटर का बात नहीं होता है, बेटर का बात दोनों में अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ रही ना, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ रही। आईआईटी कानपुर में मुझको जो दिया वो पटना ने नहीं दिया, पटना ने जो मुझे दिया वो आईआईटी कानपुर दे नहीं सकता था मस्त रहो भैया, मस्त रहो, जो है उसमें मस्त रहो। मतलब अपनी इस मुस्कान में पूरे चैलेंजेस आपने फेस कर लिए। ये आपकी जो स्पिरिट है सर, पॉजिटिवनेस, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपसे बात करके मुझे आ रही है, और मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। सर कुछ स्टूडेंट्स के सवाल भी मैं पूछ लेती हूँ आपसे भी। हाँ। प्रद्युमन स्टूडेंट है हमारा झारखंड से। झारखंड से बच्चा ये पूछ रहा है कि सर जो बुक्स हैं थोड़ी सी जब हम पढ़ते हैं तो क्या ये नेक्स्ट जो बुक्स जो भी एडिशन अब आएगा तो क्या वो कलरफुल हो सकती है? देखो, ऐसा है कि कलरफुल होने से न प्रेजेंटेशन बदलता है, समझाने का तरीका बदलता है, न कोई कंटेंट बदलता है। कलरफुल हो सकती है, पब्लिशर अगर चाहें तो कलरफुल कर सकते हैं, लेकिन तब आज जो किताब 500 रुपये की है वो 1000 रुपये की हो जाएगी वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक 500 की किताब 1000 हो जाए, क्योंकि वो जितने कलर्स में जाते हैं उतने प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने हमेशा, भारतीय भवन ने जो मेरे पब्लिशर्स हैं, हम लोगों ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि हम जितने कम से कम कीमत के अंदर में किताब को उपलब्ध करा सकें वो हम कराएं, ताकि स्टूडेंट्स उसको पढ़ सकें। जो 9th-10th की किताब है उसमें थोड़ा सा कलर्स है, फाउंडेशन साइंस करके जो हमारी किताब है फिज़िक्स की, उसके अंदर में थोड़ा कलर्स लेकर के आए हैं। उसका कई कारण है। एक तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा, जैसे आप कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन, और ये तो थोड़ा कलर होता है तो अट्रैक्शन होता है। और फिर वो पतली किताबें हैं तो उसका बोझ बहुत ज़्यादा नहीं आता है कॉस्ट के नाम के ऊपर। मतलब 100 रुपये की किताब है तो ठीक है, 100 का अगर 200 150 हो गया तो चलता है, लेकिन 500 का अगर 800 हो जाए तो बहुत फ़र्क है तो मुख्य समस्या उसकी है। सर कानपुर में हमारा एक सेंटर है वेदांत लर्निंग, वहाँ पे फिज़िक्स के काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट बेस्ड टीचिंग लर्निंग रहती है। तो सर विशाल सर का पूछना है क्वेश्चन आपसे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स का सर हिंदी एडिशन पार्ट 2 कब आएगा? हाँ, चलो, पार्ट 1 आपने, इसका मतलब है कि एंजॉय किया है तभी पार्ट 2 की प्रतीक्षा है। काम तो उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन मैं बहुत स्लो भी हूँ किताब लिखने में। 8 साल लगाए थे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को लिखने में, अंग्रेज़ी वाली। और दूसरा ये भी है ना कि अब जिस समय कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में लिख रहा था तो मुख्य मुद्दा अपने कॉलेज में पढ़ाने के अलावा यही था और कुछ नहीं था।
लेकिन अब जो अभी की परिस्थिति है उसके अंदर में बहुत तरह के मेरे भी डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं। जगह जगह पे लेक्चर देना, जगह जगह पे इंटरव्यूज़ देना, फिर अपने यहाँ जो आश्रम है सोपान आश्रम, वहाँ पर कभी शिक्षकों का कभी विद्यार्थियों का सेशंस होना, उनके कैंप्स करना, जो बहुत अपने सरकारी स्कूल हैं कई ज़िलों के, तो वो लोग मेरे साथ हमारे साथ यहाँ सोपान आश्रम में कोलैबोरेट करते हैं। तो उनके शिक्षक, उनके स्टूडेंट्स यहाँ आए दिन आते रहते हैं, उनके सेशंस होते रहते हैं। तो अब मेरे लिए किताब लिखना जो है उसमें वो कंसंट्रेशन मुझे नहीं मिल पाता है जो कि पटना में मिला करता था। लेकिन फिर भी मेरी कल्पना है कि 2022 के अंदर में ये जो भाग 2 है भौतिकी की समझ का, वो आ जाना चाहिए। सर नेक्स्ट बच्चा जो हमारा पूछ रहा है यहाँ पे, रुचि तिवारी पूछती हैं कि सर एक एडवाइस ऐसी कर दीजिए कुछ कि जो कि विजुलाइज हम फिजिक्स को कर पाए कंपटीशन लेवल के लिए। जो ड्यूरेशन होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है प्रिपरेशन का, जो 10 से 11 महीने मिलते हैं बच्चों को कंपटीशन के लिए, तो उसमें हम फिजिक्स को कैसे विजुलाइज करते हैं? हाँ, नहीं, कंपटीशन के लिए 10 से 11 महीने क्यों मिलते हैं? कंपटीशन के लिए तो आपको पूरे 2 साल मिलते हैं। मैंने कहा कि 10वीं के पहले सोचना नहीं कंपटीशन के लिए, लेकिन 10वीं के बाद तो पूरे 2 साल पूरे 2 साल मिलते हैं। तो आप पहले दिन से विजुअलाइज करो ना, तो पहले दिन से विजुअलाइज करो ना। विजुअलाइज करने को परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। देखो, जो सब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है वो एक आदत है, वो एक संस्कार है, वो आप पहले दिन से डालो, शुरू से डालो, बचपन से डालो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट को विजुअलाइज करने का। और परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा के समय अगर आपने पहले से, जिस समय आपने पूरी 11वीं क्लास पढ़ी है, उसकी अपनी परीक्षाएं जो हुई होंगी, आपके टर्मिनल्स हुए होंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हुए होंगे, उन सब में आपने क्या होगा, एनुअल एग्ज़ाम्स हुए होंगे, तो अगर वो आपने ढंग से पढ़ा है और ढंग से समझा है और ढंग से उसकी खुशी महसूस की है, तो फिर परीक्षा के लिए थोड़ा सा ब्रशअप करना है, थोड़ा सा सेपरेट अलग से उसके लिए काम करना है। 4-5 महीने बहुत होने चाहिए, 3-4 महीने बहुत होना चाहिए। अंतिम 3-4 महीने थोड़ा सा उस ढंग से उस पर्टिकुलर परीक्षा के हिसाब से कर लो तो बहुत होने चाहिए। तो शुरू से ही ये सब्जेक्ट को फील करना, सब्जेक्ट को समझना। सर अभिषेक झा स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाई यू डिडंट परस्यू अप्लाइड फिजिक्स इंजीनियरिंग फील्ड में? रुझान दिखाया। देखो, ऐसा था ना कि स्कूल का जो मेरा अनुभव था, जिसमें कि हमारे शिक्षक जो थे वो हमें पढ़ाया करते थे, अधिकांश शिक्षक मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे। तो उनको देख करके और उनसे चीज़ों को सीखने में, भले ही परीक्षा में कैसा भी हमने किया, लेकिन उनको देख करके और उनसे सीखने में जो खुशी मिली, उसने मुझे बहुत बचपन में ही प्रेरित कर दिया था कि मेरे को और किसी प्रोफेशन में नहीं जाना है, मेरे को शिक्षक ही बनना है। ये ऑलमोस्ट 14-15 साल की उम्र आते आते मेरे मन में ये चीज़ घर कर गई थी कि और कुछ नहीं करना है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है शिक्षक। तो मेरे स्कूल के शिक्षक मेरे आदर्श रहे, मेरे कॉलेज के शिक्षक मेरे आदर्श रहे, IIT कानपुर के शिक्षक मेरे आदर्श रहे। सौभाग्य से उस समय में मुझे जो स्कूलिंग मिली, मुझे जो कॉलेज मिला, मुझे जो इंस्टीट्यूशंस मिला, उसमें सभी टीचर्स जो थे वो एक तरह से रोल मॉडल होने के काबिल थे। तो उसने मेरे को ये इसमें ड्राइव कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं करना है और शिक्षक ही बनना है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल शिक्षक बनना है। तो अब उस समय में भी ये भी था कि इंजीनियरिंग का मतलब मैं जो जानता था वो था कि हाँ, किसी फैक्ट्री में, किसी निर्माण करने में, किसमें, उसमें जा कर के और वहाँ कंट्रीब्यूट करना है। तो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए वो नहीं था। अब एक प्रश्न आज की तारीख में उठ सकता था कि इंजीनियरिंग करके भी तो मैं प्रोफेसर हो सकता था। IIT कानपुर में जैसे हर इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हो सकता था, तो उतना पता नहीं था उस समय में, मैं ऐसा कहूँगा। और पता होता भी तो शायद प्योर साइंसेज में मुझे ज़्यादा आनंद था। तो ऐसे करके वो चूँकि शिक्षक ही बनना है तो फिर BSc MSc PhD करो, वही लाइन पकड़ना है।
उसके बाद जहाँ स्कूल में मिले तो स्कूल में, मिडिल स्कूल में मिले तो मिडिल स्कूल में, कहीं नहीं मिले तो खुद से पढ़ा लेंगे बच्चों को बिठा करके, लेकिन करना यही है ज़िंदगी के अंदर में, करना टीचिंग ही है। तो इसलिए और कोई अप्लाइड साइड में या और किसी प्रोफेशन में जाने का मतलब था नहीं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे बच्चों के सर। और सर सोपान आश्रम जो ये स्थापित हुआ है यहाँ पे कानपुर में, ये इनिशिएटिव जो लिया गया है, तो इसमें सर इसका पर्पस क्या है? और मेनली जो हमने भी एग्ज़ाम की भी बात कर ली है, तो ये हमें कब आइडिया आया कि हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, इसके थ्रू हम बच्चों तक एक्सपेरिमेंट्स पहुँचाएंगे, तो इसका आइडिया हमें कब आया? इसका आइडिया हमें 20 साल पहले आया। जब IIT कानपुर में मैं था और वहाँ पर पढ़ाता था बीटेक के स्टूडेंट्स को, MSc के स्टूडेंट्स को, तो उस समय में ही ये आइडिया मेरा बना कि अपने पास में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे बुरे, कम रेपुटेशन वाले, ज़्यादा रेपुटेशन वाले स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, भांति भांति के बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उन सब के अंदर में जो चीज़ें करते हैं, पढ़ाते हैं, वो बताते हैं, थ्योरी बताते हैं, इक्वेशंस बताते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद कहीं कहीं पर उसके प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बीटेक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ नई नई चीज़ें करते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना करके अपने स्किल वहाँ पे। लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो उस स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन तक पहुंच नहीं रहे जहां पर कि अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं, और जो पहुंच रहे हैं वो भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड वे में ही वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। उनके लिए भी वो अच्छी सी 4i मशीन है और लेथ है और ये है, उसी से वो बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना करके और कुछ बढ़िया सी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर में आम विद्यार्थी है, वो हमेशा एक बहुत बड़ा रिसोर्स उसके पास अवेलेबल है जिसका उपयोग नहीं कर रहा है। ये पूरी मेरी जो प्रकृति है ना, जिसके अंदर में कि पेड़ हैं, जिसके अंदर में हवा है, जिसके अंदर में सूरज है, जिसके अंदर में रोशनी है, उससे बहुत कुछ विजुअलाइजेशन, बहुत कुछ फील, बहुत कुछ उसकी अनुभूतियाँ फिज़िक्स की वो हो सकती हैं, वो बिल्कुल हो सकती हैं। उसको कोई भी यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में है वो भी नहीं कर रहे। जो जुगनू सैटेलाइट बना करके भेज रहे हैं IIT कानपुर के स्टूडेंट्स, और 2 साल तक उस जुगनू ने इमेज भेजे हैं भारत में, इसमें अपने कानपुर के लैब के अंदर में, वो भी नहीं कर रहे उसको इस्तेमाल। वो भी बड़े स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि वो सैटेलाइट बना रहे हैं। लेकिन हमारा जो आम सड़क के ऊपर फिज़िक्स बह रही है, उसमें उस बहती गंगा में कोई हाथ नहीं धो रहा है। तो समझो आप 2001-2002 से हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया कि हम कैसे स्टूडेंट्स तक, टीचर्स तक ये गंगा की धारा जो है ऑलरेडी, उससे उनका परिचय करा सके और उसका आनंद उनको मिल सके। वहाँ से शुरू हुआ। 2017 में जब रिटायरमेंट होने को था, तो उसके कुछ साल पहले से ये चलना शुरू हुआ कि अब कैसे होगा, अब ये काम कैसे होगा। तो वहाँ से सोपान आश्रम के स्थापना की शुरुआत हुई। तो फिर जब तक रिटायरमेंट हुआ तब तक फिर इसको थोड़ा डेवलप करके और ग्रेजुअली कर ही रहे। और अब यहाँ पर आपने देखा होगा ना, कल भी आप थी, आज भी थी, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम कैसे अपनी बिल्डिंग से, अपने खेत से, अपना जो कुछ भी है यहाँ पे, अपने दरवाज़ों से, अपनी खिड़कियों से, और फिज़िक्स सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो कि मैं भी देखती हूँ, बट उसको मैंने कभी एज अ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे मैंने। हवा, पानी, आपने हर चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जो कि हम नेचुरली अपने सामने होते हुए देखते हैं, बट उसको कभी भी नोटिस नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया। सो ये बहुत ही अच्छा आपने एग्जाम्पल बताया कि जो एक्सपेरिमेंट्स हो भी रहे हैं वो एक वेल इक्विप्ड हमारे एपरेटस हैं, और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट जो नॉर्मल स्टूडेंट है या फिर नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से अगर देखना चाहे चीज़ों को, तो वो देख सकता है इनके बिना भी। हाँ, बिल्कुल। बस एक नोटिस, एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। वो ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास है तो यू कैन डेवलप फिजिक्स एनीवेयर। यस। चलिए।
तो सर आप एंड पे कुछ बताना चाहेंगे? बस बताया, बहुत कुछ बता दिया हमने, बहुत और सर मेरे साथ आपका स्ट्रेस फ्री। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अरे आप इतने बच्चों तक पहुंच रही हैं, इतने बच्चों तक आपकी पहुंच है, और ये संदेश आपके माध्यम से सब जगह जा रहा है, सर इसके ये लिए मेरे लिए बहुत, मैंने कल भी आपको बताया था, ये एक ड्रीम कम ट्रू है। और सर के साथ बैठ के इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन और सर के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, एंड इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस वो हमारे साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं। एंड ये एक्सपीरियंसेस हमें कहीं पे भी ना बुक्स में मिलने वाले थे और ना कहीं वेबसाइट में हम जाके देख सकते थे, ना कहीं यूट्यूब पे देख सकते थे। तो ये लाइव आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स तक मेरे थ्रू पहुँचेंगे। और सर बस ये आपका कुछ इनिशिएटिव जो हम यहाँ पे समझने आए थे, ये हमारा मोटो यहाँ पे सिद्ध हो गया है। और आपके ये मोटो को मैं बहुत बहुत दिल से अप्रिशिएट करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने जीवन में अप्लाई करें। कल्चर को, एजुकेशन को, डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, ये सब चीज़ों को अपने स्टडी के रूटीन में कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आएँ। अपने थिंकिंग प्रोसेस को, माइंडसेट को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करें। एंड सर ने बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, एंड सर को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिज़िक्स आपके लिए बहुत ईजी हो सकती है भाई, ठीक है। तो बच्चों, अगर स्टूडेंट्स आपको कनेक्ट करना है सर को, तो सर की वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ शेयर भी कर दूंगी। एंड सर वेरी थैंक यू सर, दिल से बॉटम ऑफ माय हार्ट सर। और आपके साथ समय बिताना सर, मैं कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक और आपने मुझे इतना समय दिया, द मेंटा को समय दिया। और मेरा नाम सर आपको पता ही है, प्रांशी गुप्ता मेरा नाम है। और सर बस मैं यही कहूँगी कि आई रियली थैंकफुल टू यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, आपको भी, बच्चों को भी। धन्यवाद।